नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल की और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है। एम्पियर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ। एम्पियर सेकेंड इनमें से किसका यूनिट है? पावर का है, एनर्जी का है, ईएमएफ का है या चार्ज का है? देखो, जो एम्पियर सेकेंड है ये चार्ज का यूनिट है, क्योंकि चार्ज इक्वल टू करंट इनटू टाइम होता है। करंट का यूनिट एम्पियर है और टाइम का यूनिट सेकेंड है, इसीलिए चार्ज का यूनिट एम्पियर सेकेंड होता है। चार्ज का यूनिट कूलम भी है, कूलम भी चार्ज का यूनिट है। देन देखो, पावर का यूनिट वाट है, एनर्जी का जूल है, ईएमएफ का वोल्ट है और चार्ज का कूलम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर आई भी चार्ज होगा इसका आंसर। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ए सर्किट इज डैश फ्रीक्वेंसी। किसी भी सर्किट में इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इंडिपेंडेंट या नॉन ऑफ द अबव। देखो, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्सएल इक्वल टू क्या होता है? 2πf(L) होता है। मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन अगर कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा तो एक्स इक्वल टू क्या होता है? 1/2πfc होता है। इधर एफ और कैपेसिटिव रिएक्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसीलिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और इंडक्टिव रिएक्टेंस और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कैपेसिटर इज ए परफेक्ट इंसुलेटर फॉर। एक कैपेसिटर किसके लिए परफेक्ट इंसुलेटर जैसा काम करता है? एसी के लिए, डीसी के लिए या बोथ एसी और डीसी के लिए या नॉन ऑफ द अबव। देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक कैपेसिटर डीसी के लिए, डायरेक्ट करंट के लिए परफेक्ट इंसुलेटर जैसा काम करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 आई होगा इसका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द इंडक्शन मोटर हैज लैगिंग पावर फैक्टर ड्यूरिंग। एक इंडक्शन मोटर कब लैगिंग पावर फैक्टर होता है? स्टार्टिंग के टाइम होता है, ऑपरेटिंग के टाइम होता है या बोथ स्टार्टिंग और ऑपरेशन के टाइम में होता है या नॉन ऑफ द अबव। देखो, जो इंडक्शन मोटर होता है वो हमेशा ऑलवेज ही लैगिंग पावर फैक्टर में ही काम करता है, तो चाहे स्टार्टिंग हो या ऑपरेशन हो। तो इसका आंसर होगा बोथ स्टार्टिंग और ऑपरेटिंग के टाइम में इंडक्शन मोटर सिर्फ लैगिंग पावर फैक्टर में ही काम करता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आई होगा इसका आंसर। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंडक्शन मोटर हैज लैगिंग पावर फैक्टर ड्यूरिंग। ये गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, When synchronous motor is on no load। जब एक सिंक्रोनस मोटर बिना लोड में काम करता है, विदाउट लोड, नो लोड, द एक्सेस ऑफ रोटर पोल और स्टार्टर पोल के बीच में रिलेशन क्या होता है? देखो, नियरली कोइंसाइड होते हैं, फार अहेड होते हैं, फार बिहाइंड होते हैं या नॉन ऑफ द अबव। देखो, दो फिगर बनाता हूँ। ये रोटर है सिंक्रोनस मोटर का, ये स्टार्टर है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है और ये रोटर का साउथ पोल, रोटर का नॉर्थ पोल। और एक फिगर ये वाला देखो, ये है, ये रोटर है, ये रोटर है, ये साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है रोटर का, और ये हमारा स्टार्टर है, स्टार्टर का ये नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है। ये जो कंडीशन बनता है स्टार्टर का नॉर्थ पोल और रोटर का साउथ पोल कब कौन साइड में होते हैं? जब नो लोड कंडीशन में होते हैं। लेकिन जब लोड होता है मोटर में, सिंक्रोनस मोटर में, तब क्या होता है? ये जो रोटर का थोड़ा फार बिहाइंड, पीछे आ जाता है, तो इसीलिए नो लोड के टाइम क्या होता है ना? नियरली कोइंसाइड, ऑप्शन नंबर 1 होता है। लेकिन लोडेड कंडीशन में क्या होता है? फार बिहाइंड होता है, ऑप्शन नंबर 3 है। तो इस क्वेश्चन में क्या है ना? नो लोड कंडीशन में रोटर पोल और स्टार्टर पोल के बीच में रिलेशन क्या होता है ना? नियरली कोइंसाइड होगा। लेकिन जब लोडेड होता है तो बिहाइंड होता है स्टार्टर का पोल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 1। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आउट ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ अननोन रेजिस्टेंस विल बी। रेजिस्टेंस, अननोन रेजिस्टेंस को एक्यूरेट मेजर कौन करता है? पोटेंशियोमीटर करता है, ओम मीटर करता है, वोल्ट मीटर और एमीटर मिलकर करते हैं या ह्यूस्टन ब्रिज करते हैं? देखो, इसका आंसर देखो, जो पोटेंशियोमीटर होता है ये क्या मेजर करता है? ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को मेजर करता है। ओम मीटर रेजिस्टेंस को मेजर करता है, लेकिन बहुत मिनिमम रेजिस्टेंस को मेजर करता है। और वोल्ट मीटर एमीटर काम क्या होता है?
देखो आर इक्वल टू रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज बाई करंट होता है। अगर वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज को मेजर करेंगे, एमीटर से करंट को मेजर करेंगे, उसके बाद डिवाइड करेंगे तब भी रेजिस्टेंस का वैल्यू निकलेगा, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकलेगा। मोस्ट एक्यूरेट कहाँ पर निकलता है ना, ह्यूस्टन ब्रिज में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट एक्यूरेट अननोन रेजिस्टेंस हम किसके सहारे मेजर करेंगे ना, ह्यूस्टन ब्रिज के सहारे मेजर करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आई भी होगा इसका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द चांसेस ऑफ फॉल्ट अकॉरिंग ऑन ए ट्रांसफार्मर वेरी रेयर बिकॉज। ट्रांसफार्मर में लॉसेस बहुत कम क्यों होता है, क्योंकि ये एक स्टैटिक डिवाइस है, या टोटली कवर में रहता है, या जनरली ऑयल फिल होता है। तो देखो इसका आंसर सब ऑल ऑफ द अबव होगा। स्टैटिक डिवाइस होता है क्योंकि जो मोटर जनरेटर होते हैं उनका रोटेटिंग पार्ट होता है जो घूमता है, स्टार्टर घूमता है, रोटर घूमता है, लेकिन ट्रांसफार्मर का कोई भी पार्ट रोटेट नहीं करता है, इसलिए एक स्टैटिक डिवाइस है। ये मेजर कॉज होता है लॉसेस नहीं होने का और फॉल्ट नहीं होने का। और टोटली एनक्लोज, ये टोटली कवर रहता है ट्रांसफार्मर, और ये ऑयल से भी इमर्स रहता है। तो ऑल ऑफ द एबव आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑल ऑफ द एबव। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एक्टिव एंड अपरेंट पावर ऑफ एन एसी सर्किट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सर्किट पावर फैक्टर क्या होगा, देखो एक सर्किट का एक्टिव पावर और अपरेंट पावर दोनों समान बराबर है, इक्वल है। उस कंडीशन में सर्किट का पावर फैक्टर क्या होगा। देखो एक्टिव पावर इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज इंटू करेंट इंटू कॉस थीटा होता है, इक्वल टू बराबर है, इक्वल। अपरेंट पावर मीन्स वोल्टेज इंटू करंट होता है। तो देखो वी आई कैंसिल होगा, तो कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है, 1। तो कॉस थीटा मीन्स पावर फैक्टर, तो इस कंडीशन में पावर फैक्टर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर आई भी होगा इस क्वेश्चन का आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, एज कम्पेयर टू नेगेटिवली चार्ज क्लाउड्स द नंबर ऑफ लाइटनिंग स्ट्रोक ड्यू टू पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड्स इज। देखो आसमान में जब बिजली गिरता है वो चार्जेस, पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस जो आसमान में क्लाउड होते हैं, कुछ क्लाउड पॉजिटिव चार्जेस वाला होते हैं और ज़्यादातर, और कुछ क्लाउड नेगेटिव चार्जेस होते हैं। जब दोनों के बीच में क्या होता है ना, टकराव होता है, एक्सीडेंट होता है, तब क्या होता है ना, बिजली बनता है, गिरता है, बिजली गिरता है। तो पॉजिटिव चार्जेस के लिए ज़्यादा लाइटनिंग होता है या नेगेटिव चार्जेस से ज़्यादा लाइटनिंग होता है। तो इसका आंसर होगा नेगेटिव से ज़्यादा होता है, पॉजिटिव से कम होता है। तो इसमें देखो नेगेटिव चार्जेस क्लाउड्स आर मोर होते हैं। तो ये देखो पॉजिटिव से, नेगेटिव से ज़्यादा होते हैं और पॉजिटिव से कम होते हैं। ड्यू टू द पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड्स इज लेस, पॉजिटिव से लेस होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 होगा इसका आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर शुड हैव नेवर सेकेंडरी ओपन सर्किट व्हाइल प्राइमरी इज एनर्जाइज। देखो इधर 4 ट्रांसफार्मर है, एक पावर ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर। इनमें से कौन सी ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी को हम ओपन नहीं कर सकते जब प्राइमरी को एनर्जाइज करेंगे। तो देखो इसका आंसर होगा सीटी, करंट ट्रांसफार्मर को जब हम मान लो ये हमारा करंट ट्रांसफार्मर, जब इसका प्राइमरी को हम एनर्जाइज करेंगे तब सेकेंडरी को हम ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। सेकेंडरी में वोल्टेज बहुत ज़्यादा होता है, अगर फिर हम ओपन सर्किट करेंगे तो सेकेंडरी वोल्टेज और बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा। तो इसीलिए करंट ट्रांसफार्मर को जब प्राइमरी वाइंडिंग में एनर्जाइज करते हैं तब सेकेंडरी वाइंडिंग को ओपन नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 होगा इसका आंसर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।